गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द मे मंथ। आज हम पूरे महीने को रिवाइज कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार रिवाइज करके हम इसको रिवाइज कर ले रहे हैं और फिर अगला जून मंथ के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज ही से ही हम स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं जस्ट फॉर द रिवीजन सेक। तो हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। एनीवे, पहला क्वेश्चन है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम जो है प्रोविजन कहाँ पे बताया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो है एक टाइप से आइडियल्स में गिना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के, है ना। यू कैन सी है जो हमारा फ्लैग है, तो फ्लैग के लिए एक एक्ट भी है, एम्बलम एंड नेम्स एक्ट ऑफ 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ ऑनर एक्ट ऑफ 1971। मान लीजिए अगर आप इनका जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको इन एक्ट के तहत आपको सज़ा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CEP। रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया किस कंट्री के साथ, तो UAE। याद रखिएगा CEPA मतलब ये FTA वगैरह से आगे बढ़ के होता है। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले PT होता है, मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर FTA साइन होता है। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड फिर RTA साइन होता है। RTA का मतलब होता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, देन फिर सीपा बीटा पे आते हैं। और अब की बार हमने CEPA का जो एग्रीमेंट है वो UAE के साथ साइन किया है, तो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, सुंदरबन के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ लो लाइंग आइलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इट इज़ द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड जहाँ पे पैंथेरा टाइग्रेस टिग्रीज स्पीसीज रहती है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो दोनों बी यहाँ पे सही है। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे म्यांमार का नाम नहीं है। इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर सुंदरबन का जो एरिया है वो आता है। और याद रखिए ये सबसे बड़ी वेटलैंड के रूप में भी जानी जाती है। और यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पे रहता है। और कौन कौन सी स्पीसीज है, जैसे गंगा एंड इरावदी डॉल्फिन है, एस्चुरिन क्रोकोडाइल है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंडेमिक रिवर टेप्रिन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैग के बारे में पूछा जा रहा है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन प्रैक्टिस इज एन ऑडिटर जनरल ओनली। क्या आपको लगता है, मतलब अगर हम इन प्रैक्टिस देखें तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है सिर्फ ऑडिटर के रूप में ही जाना जाता है। सेकंड अगर हम देखें, द कैग हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट्स इशू ऑफ द मनी फ्रॉम द कॉन्सुलेट फंड। मतलब अगर कॉन्सुलेट फंड अगर वहाँ से पैसे निकालने हैं तो कैग की कोई पावर वहाँ पे नहीं चलती है। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट मतलब बोथ फर्स्ट AR एंड मतलब अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। राइट, A यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एंड उनके द्वारा अभी ई श्रम पोर्टल को डेवलप किया गया। आई अगेन रिपीट, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डेवलप्ड ई श्रम पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। सेकंड स्टेटमेंट है, इट द लार्जेस्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहली बात तो यही है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ई श्रम पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया। इसका मेन एम ये है कि जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना एंड उनको जो है वेलफेयर स्कीम के अंडर लेकर आना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। इट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन ओनर डायनो। इसको जो है टाइगर रिजर्व 2006 में घोषित किया गया था। इट इज़ होम टू लार्जर ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वैम्प डियर। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सही की बात करते हैं तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यू कैन सी हेयर द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई रूपी अभी न्यूज़ में भी हुआ करता था। एनीवे, पहली स्टेटमेंट इसके बारे में, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। नंबर सेकंड, इट हैज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मतलब NIC के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो नहीं, एंड जो NPC है उसके द्वारा तो इसको डेवलप किया गया, NPCI सॉरी। एंड यस, ये एक कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। ई रूपी की बात करते हैं, एक पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट है। और अभी इसको QR कोड से जो है जोड़ा गया, ई वाउचर के रूप में दिया जाता है। जिसको भी हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड करनी है वो ई वाउचर के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली ई वाउचर दिखाना पड़ेगा जो जहाँ पे भी सामान या राशन मिलता है या जो भी कम्युनिटी वो लेने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ई वाउचर को जो है बनाया गया है। राइट, इसके लिए हम टारगेटेड डेडिकेटेड पॉलिसी बना पाएंगे, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड।
बताना है आपको कि ये है क्या। इट इज़ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच अलाउ टाइगर सीक साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट वाज लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। मतलब ये एक टाइप से क्राइटेरिया है जिसकी वजह से जो टाइगर है या टाइगर की जो साइट है या लोकेशन है वो मैनेज किए जाएंगे। इट वाज डेवलप्ड बाय द ग्लोबल टाइगर फोरम। तो बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड इज नॉट करेक्ट है। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंग सोंग लेक के बारे में। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। इट इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू शक्सगाम वैली। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टेथिस जियो सिंक्लाइन। इट इज़ अ सोल्ट वाटर लेक। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। शक्सगान वैली यहाँ पे नहीं है, तो शायद मैंने बताया था चुशल वैली जहाँ पे 1962 का वॉर भी लड़ा गया था, उसके आसपास ये लेक है, सैंगपो लेक या फिर पोंग सो लेक। पास पास ही हैं तीनों लेक ही। एनीवे ये जो है टेथिस जियो सिंक्लाइन का पार्ट है और ये इसी की वजह से फॉर्म हुआ था। इट इज़ अ सोल्ट वाटर लेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई दी। एनीवे यहाँ पे अगर दे रखा होगा, जस्ट अ सेकंड। सैंगपो लेक स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल वेरी क्लोज टू चुशुल वैली है और ये जो है 1962 के वॉर के टाइम पे न्यूज़ में आ गई थी। ये जो है टेथिस जियो सिंक्लाइन की वजह से बनी है। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है सब्सिडी लाइन्स के बारे में। जो लॉर्ड वेलेस्ली है इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल किया गया था। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसका पार्ट नहीं है, इसकी मतलब कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो पार्ट नहीं थी। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस, to keep India safe from Napoleon danger. Number third, it secure fixed income for the company to establish British paramountcy over the Indian state. तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो सी है, क्योंकि जो कंपनी है वो अपना फिक्स्ड इनकम नहीं चाहती थी। देखो ये एक एम हो सकता है या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, बट मेन एम ये था कि जो नेपोलियन डेंजर है उसको रोका जाए। इंडिया के अंदर वो आ जाता तो कहीं ना कहीं फ्रेंच की डिनोमेंसी बढ़ जाती है। तो डेट्स वाई द ब्रिटिश एम्पायर इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ इट। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस, दैट इज़ द करेक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी, ना तो उनके पास इतने पर्सनल थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो एक आर्मी को रेज कर सके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम 70s की बात कर रहे हैं, 17 या 80 जो भी आप कहना चाहें। लेकिन यस, इसकी वजह से ब्रिटिश पैरामाउंट से जो है हमारे इंडिया के अंदर स्थापित हो गई और ये भी क्लियर हो गया कि अब ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे राज करने वाले हैं। और यूपीएससी सीएससी 2018 का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं या फिर अगले दिन के रिवीजन थ्योरम से क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने एक दिन का यहाँ पे रिवाइज कर लिया। आई थिंक 7 मिनट लगे। आई थिंक टाइम इज़ वेरी लार्ज। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। पहली क्वेश्चन है लिंगायत आर फॉलो ऑफ द 5th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बसवाना एंड इज वचनाल। क्या स्टेटमेंट सही? नेक्स्ट अगर हम देखें, वीर शैवीज आर सब सेक्ट ऑफ लिंगायत एंड आर्डेंट फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा। नंबर थर्ड, बसवाना लॉन्च्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोशल एंड रिलीजियस रेबेलियन अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल हेजेमनी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों के दोनों सही है। लिंगायत आर फॉलो ऑफ द 5th सेंचुरी, नहीं ये मेरे हिसाब से 12th सेंचुरी, यस 12th सेंचुरी, मैंने बताया भी था। लेकिन सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। वीर शिवा जो है सब सेक्ट हुआ करता था लिंगायत का एंड आर्डेंट फॉलोवर लॉर्ड शिवा के माने जाते हैं। बसवाना के द्वारा वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोशल एंड रिलीजियस रेबेलियन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल हेजेमनी को किया गया था, रेबेलियन किया गया था, राइट। लिंगायत जो 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बसवाना एंड इस वचना के या फिर उनकी फिलोसफी के फॉलोवर हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आर्टिकल 346 के बारे में। आर्टिकल 346 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑल हाई कोर्ट है। क्या स्टेटमेंट सही है? आई थिंक ये मैंने बताया था। आर्टिकल 358 है ना, 346 ना होगे 348 होगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज एज एन अल्टरनेटिव फॉर द प्रेसिडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। मान लिया जाए सबऑर्डिनेट कोर्ट की जब भी कोई प्रेसिडिंग होती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रीजनल लैंग्वेज को जो है बना सकती है। उस मतलब वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी बोली जा सकती है। अदरवाइज आर्टिकल 348 बोलते हैं जितने भी हमारे कंट्री के सुप्रीम कोर्ट हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है पर आर्टिकल 130, ऑल्दो हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही है। एनीवे, और जो इतने भी हाई कोर्ट है वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज भी प्रमोट की जा सकती है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के पास है या फिर प्रेसिडेंट के पास है, मतलब सेंटर के पास है, यू कैन से इनडायरेक्टली। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट के जो भी हमारे हाई कोर्ट तो नहीं, जो भी कोर्ट होते हैं वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट ही फॉरवर्ड करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे यू कैन सी हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 348 एंड लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉल मार्किंग इज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट प्रीशियस मेटल इन द मेटल आर्टिकल। अगेन रिपीट, हॉल मार्किंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ द प्रीशियस मेटल इन द प्रीशियस आर्टिकल। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑपरेट अ गोल्ड एंड सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम इन इंडिया। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर हम स्टेटमेंट सही की बात करें दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद थोड़ा जानते हैं हॉल मार्किंग जो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है प्रोपोर्शनल कंटेंट प्रीशियस मेटल, मतलब ये है जो हमारे प्रीशियस मेटल कौन कौन से हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये बताता है कि जो इसमें क्वांटिटी जो कैरेट है मतलब क्या ये प्रोपोर्शनेटली
सही है या नहीं है, क्या या फिर इसमें इम्प्योरिटी को मिलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी इन 1999। मतलब जो ऑफिशियल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या ये जो है सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा 1999 में इसको पब्लिश किया गया था। इट एम टू प्रोवाइड एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑन मैटर रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो यस बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता के बारे में पूछा जा रहा है। चरक संहिता जो है एक संस्कृत टेक्स्ट हुआ करता था आयुर्वेदा के बारे में। क्या स्टेटमेंट सही? द कंटेंट ऑफ द बुक वाज फर्स्ट टॉट बाय द अत्रेय एंड देन सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड बाय द चरकम। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही, सेकंड नॉट करेक्ट है, क्योंकि चरक संहिता जो है संस्कृत टेक्स्ट था आयुर्वेदा के अंदर एंड द कंटेंट ऑफ द बुक वाज टॉक्ड बाय अत्रेय एंड देन सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड किया गया था अग्निवेशक के द्वारा एंड इसको रिवाइज किया गया था चरका के द्वारा। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एनीवे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसनिस्ट्रिया एक टीनी ब्रेकेज रीजन है, किस एरिया के अंडर में आता है? एक मिनट। तो ये मोल्डोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया एक टीनी ब्रेकेज रीजन है मोल्डोवा का। ये जो है मोल्डोवा का जो वेस्ट एंड यूक्रेन के बीच में लाई करता है, मतलब जो यूक्रेन है उसके ईस्ट में और मोल्डोवा के वेस्ट में। मान लो अगर मोल्डोवा यहाँ पे है तो ये इस यहाँ पे ये एरिया पड़ता है, ये नाम है इसका ट्रांसनिस्ट्रिया। It is between Moldova to its west and Ukraine towards its east. It now risks being dragged into the Russian-Ukraine war because of the report of serious explosion in its territory. Often described as a remnant of the Soviet Union, Transnistria declared independent like Moldova did soon after the breakage up of the Soviet Union. Transnistria is not recognized as independent even by Russia, and its economy is dependent on Russia for the subsidies and free gas. Most Transnistrians have dual citizenship of Russia and Transnistria और ट्रिपल सिटीजनशिप ऑफ मोल्डोवा, ट्रांसनीस्ट्रिया एंड रशिया। मतलब ये है कि देखो मोल्डोवा फ्रेंडली स्टेट है रशिया के, लेकिन ट्रांसनीस्ट्रिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रशिया भी रिकग्नाइज नहीं करता। इवन दो ये जो रशिया है यूक्रेन के दो हिस्सों करके उसको एक दो कंट्री के रूप में ये रिकग्नाइज करता है। ओके, नॉट द बिग डील। ट्रांसनीस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जो रशिया के फ्री स्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो है एक मतलब इसके जो सिटीज़न हैं वो डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, रशिया के भी और ट्रांसनीस्ट्रिया के साथ साथ मोल्डोवा के भी कई बार। तो मतलब ट्रिपल सिटीजनशिप का भी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। ओके, यू कैन सी हेयर द मैप ऑफ यूक्रेन, यू कैन सी हेयर मैप ऑफ यूक्रेन, यू कैन। और अगर हम यूक्रेन देखें तो ये है आपका मोल्डोवा, और मोल्डोवा की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूक्रेन के ईस्ट में, ये वेस्ट में हो जाना चाहिए ना, मोल्डोवा के ईस्ट में आना चाहिए ना। एनीवे जो ये क्रीमिया है, क्रीमिया के अंदर एक स्नेक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड जो यूक्रेन का ही है। किसका है? यूक्रेन का है। और वो स्नेक आइलैंड अभी न्यूज़ में भी हुआ करता है क्योंकि यहाँ इसी प्लेस का यूटिलाइज कर रहा है यूक्रेन। क्यों? ताकि वो रशिया जो फोर्सेज है उसके ऊपर आक्रमण कर सकें। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट के द्वारा एक लाइट रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रा वाइट पेंट अभी जो है, एक मिनट, सम साइंटिस्ट के द्वारा लाइट रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया गया है। आपको बताना है अल्ट्रा वाइट पेंट जो है किस धातु से बना हुआ है, या फिर किस मेटल से बना हुआ है, या किस कंपाउंड से बना है, या किस केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है। तो पहला है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सेकंड है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट एंड फोर्थ है बेरियम सल्फेट। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। यूएस के इंजीनियर के द्वारा ये काम नामा करके दिखाया गया एंड इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो गर्मी है वो कम एब्जॉर्ब करेगा पेंट एंड तो जो जिस रूम पे हम इस धातु का पेंट करेंगे तो वहाँ पे गर्मी कम लगेगी। आगे बोलते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये अल्ट्रा वाइट है उसी तरीके से अल्ट्रा ब्लैक भी होता है, उसका नाम होता है वंटा ब्लैक। क्या होता है? वंटा ब्लैक। दैट इज एबल टू एब्जॉर्ब अप टू 99.9% ऑफ विजिबल लाइट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। ट्रैफिक के बारे में पूछा जा रहा है। ट्रैफिक जो है कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड फोरम का एंड IUCN का। ये जो है गवर्न किया जाता है UNEP के द्वारा। इट एम टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट थ्रेटन टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। ये सब मैंने इसको ट्रैफिक को याद करने का तरीका भी बताया था। ट्रैफिक वाईफाई, ट्रैफिक में हम वाईफाई यूज़ करते हैं एंड वाईफाई का मतलब होता है वाईफाई का मतलब वाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड आई का मतलब हो जाएगा IUCN वाईफाई। और वाई तो सिर्फ याद करने के लिए बताएगा। ट्रैफिक जो है वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इसका काम 1976 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो कैम्ब्रिज UK के अंदर में है एंड ये जो है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, बाकी आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने डिटेल में जब इसको पढ़ाया होगा तो डिटेल में डिस्कस किया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है द एम्प्लॉय विच ऑफ द अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट और स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर इनमें से कौन से ऐसे फील्ड हैं जो कवर्ड होते हैं? होटल एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो चारों के चारों यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ देम आर कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द liquid oxygen. Liquid oxygen has a dark white and is strongly paramagnetic. Liquid oxygen is a very powerful oxidizing agent. Liquid oxidizing the most common cryogenic liquid oxidizer propellant for the space rocket application. मतलब ये है जो space rocket application है वहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही होना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द कलर इज नॉट वाइट कलर बट द ब्लू कलर की ये होती है ऑक्सीजन एंड ये सी बिल्कुल पैरामैग्नेटिक तो रहती है। जब हम इसका एमओटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। लिक्विड ऑक्सीजन इज अ पेल ब्लू कलर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हम 4th मई के 2022 के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन द पावर द प्रेसिडेंट इज ग्रांट पार्डन एक्सटेंडेड टू इन केस वेयर द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल लॉ बट आर्टिकल 161 डज नॉट प्रोवाइड एनी सच पावर टू द गवर्नर। मतलब ये है कि जो कोर्ट मार्शल है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है लेकिन ये पावर जो है गवर्नर को नहीं दी गई। केस स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस गिवन इज द सेंटेंस ऑफ डेथ बट द पार्डनिंग पावर द गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू द डेथ सेंटेंस केसेस। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट हर एक चीज़ को माफ़ कर सकता है लेकिन गवर्नर के पास ये पावर शायद नहीं होती। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 यहाँ पे पिक्चर में आते हैं जब हम जुडिशियल पावर की बात करते हैं गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की। एनीवे, और याद रखिएगा जितने भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ऑल दो पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो एक टाइप से इंस्टीट्यूशन है, ऑल दो एक ही 1 मेंबर इंस्टीट्यूशन है बट जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है वो एक्सटेंड नहीं किए जाते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, with reference to the official language of the union consider the following statement. The constitution of India has not given any language or national status. The official language of the union shall be Hindi और देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही। आर्टिकल 343 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ द बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर। बताइए भाई जो हमारी बॉडली ऑटोनॉमी है इंटीग्रिटी वो किसके अंडर प्रोटेक्ट की जाती है? तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमपीसी के बारे में, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके बारे में। इट डिसाइडेड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज बाइंडिंग ऑन द बैंक। नंबर 3 इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमिश्नर। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही, क्योंकि ये जो चेयरमैनशिप है जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इनके पास वीटो पावर भी होती है इन केस अगर टाई अप हो जाता है, अदरवाइज तो वीटो पावर किसी काम के नहीं है। द डिसीजन द मॉनेटरी पॉलिसी इज बाइंडिंग ऑन द बैंक, तो ये भी सही है। इट डिसाइड द आरबीआई के जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको ये डिसाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन द पीरियोडिक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी and the cash reserve ratio the commercial bank have to hold a certain minimum amount deposit as a reserve within the central bank. Bank do not get any interest on the money that is with RBI under the CR requirement। तो तीनों की तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन स्तर के बारे में। विद एन ऑब्जेक्टिव टेकिंग एन एक्शन इलिसिट लिक्वर अफेयर्स इन लीगल टोबैको प्रोडक्ट एंड अनअकाउंटेड गोल्ड। मतलब ये जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उसके लिए ऑपरेशन स्तर चलाएगा। तो आपको ये बताना है किसके द्वारा चलाएगा, तो याद देखिएगा ये चलाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 की यहाँ पे बात करें। इट कम इनटू फोर्स इन इंडिया इन 2006। इट कॉल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA and the Ministry of Home Affairs of India chairperson. It mandated that all state government must establish a state disaster management authority. आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में पूछा जा रहा है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन 13 फाइनेंस कमीशन के स्टेटमेंट सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है 50% SDRF में एंड रिमेनिंग 50% प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में यूज द फंड अवेलेबल अंडर द SDRF फॉर द प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दैट दे कंसिडर टू बी जस्ट विद इन द फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट इन द स्टेट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सिर्फ बी यहाँ पे सही है। SDRF जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय ईच स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन। फाइंडिंग ये है द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 75% ऑफ DRF लोकेटेड फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट एंड 90% फॉर द रीजनल या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आर्टिकल 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समटाइम न्यूज़ में रहता है 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 222 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफ़र की बात करते हैं हाई कोर्ट की, एंड 221 वो भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल में गिना जाता है। एनीवे
2 to 3 की बात कर रहे हैं तो आपको पता नहीं क्यों न्यूज़ में था ये, इसके मतलब 2 to 3 में क्या दिया जाता है। तो याद देखिएगा किस तरीके से हम चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 2 to 3 मेंशन इट, with the office of the chief justice of high court is vacant or when any such justice is by reason or absence or otherwise unable to perform the duty of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the, you can see here, right। आगे बढ़, तो ये काम के इसके कहने पे क्या जाता है तो प्रेसिडेंट से पहले ही यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है। ह्यूमन राइट वॉच के बारे में पूछा जा रहा है, इट्स द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर जो है यूके के अंदर में। नंबर 2 देखते हैं, इट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट्स डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर। तो आपको पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है, तो सही की बात का तो डी है, ना तो कोई भी इसमें सही नहीं। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जब भी मैंने इसको पढ़ाया होगा तो डिटेल में पढ़ाया होगा। रिजल्ट 5th में के यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द लोकपाल कंसिस्ट चेयरमैन एंड द मैक्सिमम फॉर 8 मेंबर। तो ये मैंने बताया था, बिल्कुल सही बात है। द लोकपाल हैव द पावर ऑफ सुपीरियर डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई फॉर केसेस रेफर टू देम बाय द ओम्बड्समैन। आप बताना कौन सा यहाँ पे सही था, दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। लोकपाल एक्ट ऑफ 2013, द एक्ट अलाउ सेटिंग अप द एंटी करप्शन ओम्बड्समैन कार्ड लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर होते हैं। ये एक्ट इनकॉर्पोरेट करता है अटैचमेंट कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय करप्ट मीन्स इवन विद द वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। बाकी इसके पावर के बारे में यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलता ही है। आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। एंड हमारी रैंक जो है 150 रैंक है शायद से। एंड ये 20th एडिशन अब की बार पब्लिश किया गया। 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाते हैं। और इसका मेन एम ये है, मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश जो हुई है उसका जो मेन थीम रहा है या फिर मेन हाईलाइट रहा है कि जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जो 2-fold इंक्रीज़ हुआ है मीडिया पोलराइजेशन, मतलब जो मीडिया है वो खुद में रेगुलेट ना करते हुए बल्कि वो 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कोई एक पार्टी को फेवर करती है तो दूसरी, मतलब उनका अपना ही एक एजेंडा होता है जो ये प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पेस मिशन टू द वीनस स्पेस एजेंसी की बात करें, मेगला, वीनस एक्सप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आकातोस्की। आपको पता नहीं किस किस के एक मिशन है जो उनके द्वारा भेजे गए, बाकी यू कैन से है। देखो अमेरिका की बात करते हैं, एक नासा का मिशन डेट इन 1984। वीनस एक्सप्रेस की बात करें यूरोपियन यूनियन का है। एंड आकाटोस्की जो है जापान स्पेसक्राफ्ट है जो एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में फोकस करते हुए स्टडी करता है। आगे बढ़ते हैं, सिडरी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिडरी जो है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से नई फ्रेमवर्क है उसी के तहत 2019 के अंदर इसको बनाया गया था, लेकिन इंडिया का साथ दिया गया था यूके के द्वारा। एनीवे इट इज़ लेड एंड मैनेज बाय द वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। सिडरी का जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, मेरे हिसाब से बी यहाँ पे सही है। ये सिडरी के मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप, नेशनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन असेंबली एंड प्रोग्राम, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक या प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन एम ये है कि जो एक्सपर्टीज़ है जो हमारे डिज़ास्टर की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आती है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए जब डिज़ास्टर आ जाता है, या फिर उनको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं डिज़ास्टर को, मतलब इतनी प्रिपेयर्डनेस हम करें कि हम जो डिज़ास्टर आते हैं उनको कम कर सकें, राइट। कुछ यहाँ पे ऐसी बात करने की कोशिश की जाती है। इसकी जो फॉर्मेशन है 23 सितंबर 2019 को मानी जाती है। एज ऑफ मार्च 2021 29 मेंबर इसमें हैं, 22 नेशनल गवर्नमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और 7 अदर जो रीजनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें पार्ट करते हैं। आपको बताना कौन सी द फॉलोइंग स्टेट में, दिबांग है, लोहित है, कामिंग एंड मानस है। आपको ये बताना है कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर को 3rd and 4th, मतलब कामिंग एंड मानस जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यू कैन सी हियर कामिंग, ये कामिंग एंड सेकंड ऑप्शन इज मानस, ये रहा मानस, ये रहा मानस, है ना। बाकी ये ऊपर की जो रिवर है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहली जाएगी और ये नीचे वाली है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू डेट ऑफ द देहरादून। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही, तो भोपाल है। बाकी मैं बता दे रही लेटीट्यूड के टर्म में अगर हम देखें तो भोपाल जो पास में पड़ता है। यू कैन सी है मध्य प्रदेश का जो क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट, किसके पास पूछे गए, जस्ट अ सेकेंड, देहरादून के पास बिल्कुल भोपाल है। जस्ट अ सेकेंड, देखो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून से आते हैं भोपाल बिल्कुल पास में पड़ता है अदर ऑप्शन के कंपैरेटिवली। उसी तरीके द फॉलोइंग लैटिट्यूड क्लोजेस्ट टू गांधीनगर, तो ये याद रखिएगा, ये रांची है, शायद ये मैंने बताने की कोशिश की थी। यू कैन सी ऑन द मैप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक नेशन के बारे में पूछा गया है। इट इज़ नो ऑफिशियल यूनियन ऑफ द 3 sovereign स्टेट एस्टोनिया, लटवाइया एंड लिथुआनिया इन नॉर्थ यूरोप और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी। क्या स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है।
All the three countries are members of NATO. Number third, all three are classified as a high income economy by the World Bank and maintain a very high human development index. तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पे सही है। बाल्टिक नेशन एक जियोपॉलिटिक टर्म है जो नॉर्थ यूरोप को या जो ईस्टर्न कोस्ट पे बाल्टिक सी के ऊपर लाई करते हैं उसको डिनोट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया जो है एक इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्री बनती है। थ्री कंट्री डू नॉट फॉर्म एन ऑफिशियल यूनियन बट इंगेज इन इंटरगवर्नमेंटल एंड पार्लियामेंट्री ऑपरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द थ्री कंट्रीज आर foreign and security. All three countries are member of the European Union, NATO, Eurozone and the OECD. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द इनलैंड लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। इट रिसीव वाटर फ्रॉम द रूपनगढ़ एंड खरीक रिवर। नंबर थर्ड, इट डेसिग्नेटेड एज द रामसर साइट है। तो ये किसके बारे में हम बात करें तो सांबर लेक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सांबर लेक यू कैन सी हियर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सांबर लेक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केरला नीलाम्बुर टीक के बारे में। मतलब एक पेड़ है केरला का नीलाम्बुर टीक। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये फर्स्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। इट इज़ नोन इंटरनेशनली फॉर सुपीरियर टिम्बर क्वालिटी। इट पोजेस हाई रेजिस्टेंट टू द फंगल डीके। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो तीनों की तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरला का नीलाम्बर टीक जो है मालाबार टीक के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको अभी जीआई टैग दिया गया है एंड ये फर्स्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको जीआई टैग मिला था। गोल्डन ब्राउन टीक इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग डायमेंशन, डिजायर्ड वुड फिगर एंड वाइड रेपुटेशन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। इट ड्यूरेबिलिटी जो एट्रीब्यूट द सिनर्जीज एंड इफेक्ट ऑफ टोटल एक्सटेंसिव कंपोनेंट। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। रेन फॉरेस्ट एरिया में बेसिकली ये टीक पाया जाता है ऑल्दो ये जो है डेसिडुअस क्रॉप होती है। एनीवे अगला क्वेश्चन है रिवीजन से क्वेश्चन 6 में कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। विद रेफरेंस टू सिटीजन एक्ट ऑफ 2019 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू द ऑल द रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता कौन से यहाँ पे सही है। तो बी यहाँ पे सही है। जो 6th शेड्यूल में जो भी एरिया आते हैं वहाँ पे ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होता है। इट ग्रांट सिटीजनशिप टू ऑल द रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, नहीं है ऐसा नहीं है। द ऑब्जेक्टिव सी टू ग्रांट सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी। जो हमारी कंट्री में माइनॉरिटी है और दूसरी कंट्री में भी अगर वो माइनॉरिटी होती तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु had come to India till December 31, 2014 facing religious persecution in their respective countries will not be treated as illegal immigrant but given Indian citizenship. Exception you can see here. With reference to the World Food Programme, consider the following statement. It is the world's largest humanitarian agency fighting hunger worldwide. It was awarded the Nobel Prize in 2020. It is headquartered in Rome, Italy. आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही था। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यू कैन सी हियर राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल जो है लोकेटेड है किसके वेस्टर्न साइड पे। तो याद देखिए ये जॉर्डन के वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। अगर मैप में आपको दिखाना चाहूँ जस्ट अ सेकेंड। ओके you can see the map of the Middle East. You can see here the map of Israel या पैलेस्टीन जिसको आप बोलना चाहें। तो जो एरिया है डार्क मैं कर रही हूँ जस्ट अ सेकेंड। ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका गाजा स्ट्रिप है और ये पार्ट बनता है पैलेस्टीन का और बाकी जो येलो येलो वो इजराइल का पार्ट है। अब आपसे पूछा गया था वेस्ट बैंक किसके वेस्ट में, तो जॉर्डन के वेस्ट में आपका वेस्ट बैंक लाई करता है। उसी तरीके से जो गाजा है वो इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पे बिल्कुल है ना, ये मेडिटेरियन के वेस्ट में है, मतलब ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फसाई के बारे में है। डेट नथिंग बट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की गई थी। कैसे सही है। फसाई जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन ऑफ द सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी। तो बी यहाँ पे सही है। फर्स्ट नोट करेक्ट बिकॉज इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में हुई थी। आगे बढ़ चलते हैं। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। इट वाज कंसीडर्ड बाय द नोबेल प्राइज ल्यूरेट नॉर्मन बोरलॉग एंड एस्टेब्लिशमेंट इन 1986 थ्रू द सपोर्ट ऑफ द जनरल फूड। It is now administered by the World Food Programme with support from numerous sponsors. Since 1987, the prize has been awarded annually to recognize contribution in any field involved in the world food supply. तो सी यहाँ पे सही है। सेकंड इज नॉट करेक्ट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो एक इंटरनेशनल अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट है इंडिविजुअल हु हैव एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बाय द इम्प्रूविंग द क्वालिटी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। नोबेल प्राइज ल्यूरेट जो है नॉर्मन बोरलॉग है एंड एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1986 में मानी जाती है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खुजराहो के बारे में। सी
जो खजुराहो के मंदिर है वो 9th से लेकर 13th सेंचुरी बनाए गए थे, बिल्कुल सही बात है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, मतलब ये मंदिर के लिए जाने जाते हैं, हिंदुज़म एंड जैनिज़्म को फोकस करते हुए बनाए गए थे। एंड द मोन्यूमेंट एट खजुराहो आर द ग्रुप ऑफ द हिंदू एंड जैन टेम्पल। द ब्रह्मा टेम्पल इज द ओनली टेम्पल एट खजुराहो बिल्ड बाय द सोपस्टोन एंड एज अ 4 फेज लिंगम इन सेंटर सेंक्टोरम। तो सी यहाँ पे सही है, डेट इज़ करेक्ट है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नो द बिग डील। इतना ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी की वाव से रिलेटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रानी की वाव का जो चित्र है वो 100 रुपये के नोट पे अंकित है, राइट। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती बाय द गुर्जर रानी उद्यमती ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। It was built to commemorate her husband Raja Bhimdev first. It was declared as the World Heritage Site in 2014 by the UNESCO। मतलब मेरे हिसाब से सी यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए। तीनों की तीनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है, तो यस। रानी की वाव जो है ट्रांसलेटेड द क्वींस स्टेपवेल वाज बिल्ट इन 1063 में इसको बिल्ड किया गया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती बाय द गुजर रानी उद्यमती और द चालुक्य डायनेस्टी। द स्टेपवेल वाज बिल्ट टू कमेमोरेट हर हस्बैंड राजा भीमदेव फर्स्ट। एंड इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया 2014 के अंदर यूनेस्को के द्वारा। इनिशियली क्रिएटेड एज अ मेमोरियल फॉर राजा भीमदेव फर्स्ट, द स्टेपवेल वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड विद द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एस्थेटिक क्लासिफाइड एज एन नंदा स्टाइल स्टेपवेल। द स्टेप लेड डाउन थ्रू द मल्टीपल लेवल विद द क्विड ऑफ द कार्व्ड वॉल्स, पिलर्स, कॉलम, ब्रैकेट, बीम वगैरह। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका के बारे में। रॉक शेल्टर जो भीमबेटका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द भीमबेटका आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्री हिस्टोरिकल पेंटेड शेल्टर इन द वर्ल्ड। सेकंड है द रॉक शेल्टर फॉल इन द रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द विंध्या रेंजेस। द ऑल द ग्रुप ऑफ द रॉक शेल्टर वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। सी जब हम बात करते हैं ऑल तो वैसे भी ये गलत हो जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बाकी आप पढ़ लेना क्योंकि मैंने इसको पढ़ा रखा है ना। सन टेम्पल कोणार्क के बारे में पूछा जा रहा है। इट वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव द कलिंगा आर्किटेक्चर। क्या स्टेटमेंट सही है? देखो कलिंगा मतलब आज उड़ीसा बोलते हैं, लेकिन इसका पहले नाम कलिंगा हुआ करता था, लाइक दैट। तो क्या सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर, तो आप को रिलेट करके देख सकते हो। इट वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ द गंगा डायनेस्टी नरसिम्हदेव फर्स्ट इन द 13th सेंचुरी। इट इज मेड ऑफ द स्टोन कॉल्ड ग्रेनाइट वाइडली अवेलेबल इन द रीजन। तो आपको कौन सा यहाँ पे सही है? मेरे हिसाब से बी सही है। बी मतलब थर्ड यहाँ पे गलत है। सिस्टर क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल। सन टेम्पल कोणार्क वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है कलिंगा आर्किटेक्चर का। द वर्ड कोणार्क कैन बी ट्रांसलेटेड टू द कॉर्नर सन एंड कोने का मतलब होता है कॉर्नर एंड अर्का का मतलब होता है सन एंड वाज सो नेम्ड एज लो। तो ये इस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। बाकी जो मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे उनका पहली बार ध्यान गया था, उनके द्वारा इसको डिटेल डिस्कशन किया गया, राइट। इसको 13th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क जो है खोंडोलाइट से बना हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। याद आगे बढ़ते हैं हम। चोला एम्पायर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बिल्ड किंग ऑफ द चोला एम्पायर व्हिच स्टार्टेड और स्ट्रेच्ड ओवर ऑल साउथ इंडिया एंड नेबरिंग स्टे आइलैंड। टेम्पल जो गंगाई कोंडा चोली वर्मन है वो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा कंप्लीट किया गया था 1035 में। एंड अरवितेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय राजा सेकंड एट दारासोरम फीचर अ 24 मीटर विमान एंड अ स्टोन इमेज ऑफ विष्णु। तो आपको दोनों कौन सा यहाँ पे सही? तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, अगले दिन के क्वेश्चन शायद से 7 मई के क्वेश्चन। लेट्स सी। देखो पहला क्वेश्चन है 69th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड आर्टिकल 239A ऑफ विच डिक्लेयर द यूनिटरिटी ऑफ इंडिया। समझ में नहीं? देखो 69th अमेंडमेंट जो है इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके द्वारा जो आर्टिकल 239A है उनके द्वारा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को डिक्लेयर किया गया। एनीवे द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज़ द पावर टू मेक लॉ इन ऑल मैटर एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इवन सुकुमार सुकेश का भी सुकुमार एक मिनट, उनका केस अभी गया है, लेकिन वो जेल रिफॉर्म से रिलेटेड है। मतलब वो तिहाड़ जेल में बनते, लेकिन फिर भी वहाँ से वो एक्सटॉर्शन वगैरह कर रहे थे, तो वो केस अभी न्यूज़ में भी हुआ करता था। लेकिन याद रखिएगा जेल रिफॉर्म इज़ अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, बट पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये भी आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। आगे बढ़े चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है? तो बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है? NSG के बारे में पूछा जा रहा है।
न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई 57 कंट्री एट वर्क टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस फॉर द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट. इट्स गाइडिंग आर नॉट बाइंडिंग. तो बी यहाँ पे सही है. देखो जो एनर्जी है, जो हमने 1974 का जो हमारा पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद इसको बनाया गया था. ओके, पहली बात है ये नोट बाइंडिंग है. जो पहली मीटिंग हुई थी लंदन के अंदर हुई थी, इस वजह से इसको लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है. ये सी एक वॉलंटरी जो एसोसिएशन है न्यूक्लियर सप्लाई 57 कंट्री एट वर्क टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस फॉर द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट. कौन सी आपको स्टेटमेंट सही लगती है? देखो जो वैसे बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे 57 मेंबर ना हो गए तो 48 ही मेंबर है. और हमारे पूरे वर्ल्ड में 48 ही कंट्री जो डेवलप्ड मानी जाती है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, राइट. और WTO जो है डेवलपिंग या डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री खुद नहीं रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि कंट्री के ऊपर है कि वो अपने आप को क्या कहलाना चाहती है, राइट. एनीवे 48 मेंबर एनर्जी एक लाइट ग्रुप है. ये जो है 1974 में जो हमारे पोखरण या फिर इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, उसकी वजह से आई थी, है ना. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज दैट सीक्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन, कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द मटीरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. ये जो है फर्स्ट मेट हुआ था 1975 में लंदन के अंदर, एंड दिस पॉपुलरली नोन एज द लंदन क्लब. इट गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग, राइट. आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2002 वाज रिसेंटली न्यूज़. ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2002 जो है न्यूज़ में है. तो आपको बताना है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है. तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है. बाकी आप यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. आर्टिकल 25 के बारे में बात की जा रही है. आर्टिकल 25 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमें देता है, कौन कौन सा राइट देता है बेसिकली. देखो आर्टिकल 25 जो है एक इंडिविजुअल को राइट दिए जाते हैं, देन फिर इंस्टीट्यूशन आता है आर्टिकल 26. ओके, द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन. तो ये आर्टिकल 25 जो है आर्टिकल जो है क्या देते हैं, राइट देते हैं. क्या क्या? द फ्रीडम ऑफ कंसाइन प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट. आई अगैन रिपीट, कंसाइन प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट का अधिकार देता है आर्टिकल 25. तो बी यहाँ पे सही है. रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का जो राइट है एक ऑर्गेनाइजेशन को देता है आर्टिकल 26 है. और आर्टिकल 27 बोलता है कि हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे, राइट. और या फिर टैक्स का पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं. एंड रियल में ये हमें सेकुलर बताता है. ये आर्टिकल 27 रियल में हमें सेकुलरिटी को डिफाइन करता है. एनीवे आर्टिकल 28 है, ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में कहाँ पे अगर रिलीजियस अफेयर है तो कि किसी पर्सन को कंपेल भी किया जा सकता है किसी रिलीजियस को टीचिंग को रिसाइट करने के लिए और नॉट. आर्टिकल 25 गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन. द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 26. दिस आर्टिकल गिव द राइट टू every religious denomination or any section thereof to exercise the right and that is stipulate. However, this right has to be exercised as a manner that is conformity with the public order morality. मतलब यहाँ पे तीन एक क्या कहते हैं उसको एक जस्ट सेकेंड, इस यहाँ पे 3 ग्राउंड है जब इसको इस राइट को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, राइट. आगे बढ़ते हैं. पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. आगे बढ़े चले. ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज स्पेशली फॉर इट्स रथाज. मतलब आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी हेरिटेज साइट है जो अपने रथ के लिए जानी जाती है. टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ द चैरियट, मंडपा, केव सेंचुरीज एंड जायंट ओपन एयर रिलीफ सच एज द फेमस डिसेंट ऑफ गंगेज. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही हो जाए. तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम. Group of monument at Mahabalipuram. Mahabalipuram 56 kilometers south of Chennai stand at Mahabalipuram, traditionally known as the Mamallapuram, the ancient seaport of the Pallava kingdom. Mahabalipuram, which was declared UNESCO World Heritage Site in 1984, is a complex of the rock cut temple, monolithic structure, rathas, mandapas and numerous Shiv sculpture. तो cave temple के बारे में आप you can see here. एंड पंचारथा के बारे में आप देख सकते हैं. शोर टेम्पल के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. एंड ओलंकनेश्वर टेम्पल भी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई, क्योंकि आप देख सकते हैं. देखो ये मैं पढ़ा चुकी तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ. जल्दी कोशिश करते हैं कि 2 घंटे के अंदर हम कंप्लीट पूरी की पूरी 30 दिन के 31 दिन के जो रिविजन क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए. ये हमारा मेन एम है. एनीवे पहले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1326 बाय द ब्रदर हरिहरा एंड बुकम Rai of the Sangam dynasty, who were earlier a part of the Tughlaq bureaucracy. क्या स्टेटमेंट सही है. Prior to the establishment of Vijayanagara Empire, the region was ruled by the Vadiyar of Mysore. तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है. तो फर्स्ट यहाँ पे सही है. एंड जो रूल कर रहे थे, बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं.
महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। बोध गया, इट मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट के स्टेटमेंट सही है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो आज बनाया गया बोध गया के अंदर, क्या वहाँ पे बुद्धा के द्वारा इनलाइटमेंट को अटेंड किया गया था। द फर्स्ट टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द एम्परर अशोका इन द 3rd century BC एंड द प्रेजेंट टेम्पल डेट फ्रॉम द 5th और द 6th century BC। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल में एक गिना जाता है जो ब्रिक से बना हुआ था। तीनों कितने स्टेटमेंट सही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रुद्रेश्वर टेम्पल के बारे में। इट वॉज बिल्ड बाय द कटियाक जनरल रेचरा रुद्रा रेड्डी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द काटिया रूलर गणपति देवा। क्या स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। इट इज़ बिल्ट बाय द सैंडस्टोन एंड डेकोरेटेड बीम्स एंड पीरियड ऑफ द कार्ड ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। मतलब ये है कि ये बना हुआ है ग्रेनाइट से और डेलोराइट से, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखो बच्चों, ये जो रुद्रेश्वर टेम्पल है जो हमारी कंट्री के 39th नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड ये काटिया जनरल थे, कौन थे उनका नाम, रचार्य रुद्र रेड्डी, उनके द्वारा बनाया गया है। और रुद्रेश्वर जो है या रमप्पा टेम्पल, इसको रमप्पा टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्कल्पचर था उसका नाम रमप्पा हुआ करता था। इट वन ऑफ द, मतलब ये बहुत कम ऐसे टेम्पल है जो स्कल्पचर के नाम पे पड़ा हुआ है। तो रमप्पा टेम्पल जो है एक उनमें से ऐसा एग्जांपल है जो एक स्कल्पचर के नाम पे पड़ा हुआ है। और काकाटिया रूलर उस वक्त जो रूल कर रहे थे जिसके टाइम पे बना था तो वो थे गणपति देवा। इट इज़ बिल्ड बाय द सैंडस्टोन, तो ये बिल्कुल सही बात है, जो इस सैंडस्टोन से बना है। और डेकोरेटेड बीम्स एंड पिलर ऑफ द कार्ड ग्रेनाइट एंड डेलोराइट है, तो सी यहाँ पे सही है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी है देखो, इट बिल्ड बाय सैंडस्टोन, बिल्कुल सही बात है। डेकोरेटेड बीम्स एंड पिलर ऑफ द कार्ड ग्रेनाइट एंड डेलोराइट विद द डिस्टिंक्ट विमाना, मतलब इसका इनर सेक्टर में इसकी डिस्टिंक्ट फीचर है जो पोरस ब्रिक से बना हुआ है, जिसको हम फ्लोटिंग ब्रिक के नाम से भी जानते हैं। ये इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती है पोरस होने की वजह से, तो ये फ्लोट कर पाती है। दिस स्कल्पचर द रमप्पा स्पेशली एज अ ब्रैकेट फिगर हैव देयर लस्टर इंटैक्ट इवन आफ्टर 800 ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी तक इसके अंदर लस्टर है, लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। 9th मई 2022 के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या स्टेटमेंट सही है? तो मेरे हिसाब से सही है। सेकंड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एमपी ऑफ द राज्यसभा। नहीं, जो एमपी है उसकी जो वैल्यू वो सेम रहती है, एमपी चाहे राज्यसभा को या फिर लोकसभा को। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट यहाँ पे सही, लेकिन सेकंड इज रॉन्ग। रीजन मैं बता चुकी हूँ। बाकी हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम वेयर द वोट्स आर कास्ट बाय द नेशनल एंड द स्टेट लॉ मेकर। बाकी आप इसके बारे में मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन है वो पास में है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। इसको हम एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सी यहाँ पे आंसर, सेकंड गलत है, बाकी सब सही है। लेट्स सी, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। तो सही बात है बच्चों, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के बेस पे उनका नियुक्ति या इलेक्शन होता है। वेयर इन द वोट्स कैन बी कास्ट बाय नॉमिनेटेड इन द स्टेट लेवल लॉ मेकर। तो जो वोट है वो दे सकते हैं कौन? नेशनल एंड स्टेट लॉ मेकर। बिल्कुल सही बात है। द इलेक्शन आर कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो शायद ये क्वेश्चन या ये स्टेटमेंट सही नहीं है। द वैल्यू ऑफ द ईच एमएलए वोट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ द एमएलए इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये है, जो वैल्यू है वोट कैसे निकाली जाती है? डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ एमएलए इन इट्स, मतलब जितनी पॉपुलेशन है ओके, डिवाइड कर दीजिए जितने भी वहाँ पे एमएलए प्रेजेंट है और उसको फर्दर डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ताकि वैल्यू छोटी आए, राइट। द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द एमपी वोट्स इन रफली इक्वल टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए। तो रफली कहा जा सकता है कि जो एमपी की वैल्यू है वो रफली इक्वल है एमएलए के। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एज पर द 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू कंट्री द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज टेकन फ्रॉम द 1971 का यहाँ पे सेंसस लिया जाता है एंड 2026 तक इसको प्रोहिबिट किया गया है। मतलब अभी 2026 तक यही पॉपुलेशन आंकड़ा जो है यूज़ होगा। द वैल्यू ऑफ द ईच एमपी वोट डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द क्वोशिएंट अचीव्ड फर्दर डिवाइडेड बाय द 1000। उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट वोट या वैल्यू यहाँ पे आती है जिसकी वैल्यू 2008। द वैल्यू ऑफ द 1 एमएलए वोट इज महाराष्ट्र इज 175। वैल्यू अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे जस्ट 8 ही है। द टोटल वैल्यू ऑफ ईच कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए बाय द मेंबर। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा 1 वोट जो है किस तरीके से, देखो टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ, फिर आपको एमएलए जो है उससे डिवाइड कर देना है एंड फिर इसको फर्दर 1000 से डिवाइड किया जाता है ताकि वैल्यू छोटी आए।
और अगर हम एमएलए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ द वोट्स असाइंड टू एमएलए, तो मतलब जो एमपी की वैल्यू होती है जो वो डिपेंड करती है, मतलब एमपी की वैल्यू निकालने के लिए एमएलए की जो वैल्यू होती है किसी भी स्टेट में, अगर उस एमपी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो बिलोंग्ड एमपी है उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू द एमएलए, जितनी भी वोट असाइन की जाती है एमएलए को, एंड जो कितने एमपीज़ हैं उस स्टेट के अंदर, टोटल नंबर ऑफ एमपीज़ है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लूनर एक्लिप्स के बारे में। सी देखो, जब लूनर एक्लिप्स होते हैं तो लूनर मतलब मून अपनी जगह पे रहता है, बीच में अर्थ आ जाती है। देखो, दो ही जो प्लेनेट है या फिर सेलेस्टियल बॉडी है वो मूव करती है, एक तो मून है एक अर्थ है। सन को हम ऐसा मानते हैं कि वो वहीं पे रहता है। अगर इन बिटवीन अर्थ आ जाती है तो लूनर एक्लिप्स हो जाता है, अगर मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है। जो सन है वो एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे हम स्टेशनरी मान के इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट, ऑल्दो वो भी मूवमेंट करता है। द टोटल लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून एंड द सन आर ऑन द एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, तो ये सही है। द सुपर मून अकर व्हेन द मून ऑर्बिट इज क्लोजर टू द अर्थ एट द सेम टाइम दैट मून इज फुल, राइट। बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 आइकनिक साइट डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021। तो आपको बताना कौन सी साइट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में डिक्लेयर की गई है 2021-22 के। तो बी यहाँ पे सही है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के अंदर है, तो ये इसको अभी सेट किया गया है। लेकिन ममल्लापुरम तमिलनाडु नहीं है, लोथल भी नहीं है, पुरी भी नहीं है, लेकिन देख ले रहे कौन कौन सी है। राखीगढ़ी हरियाणा का, हसीनापुर उत्तर प्रदेश का, शिव सागर आसाम का, एंड धोलावीरा गुजरात का, एंड अधिचलनौर तमिलनाडु का। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के अंदर बिकम एन आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट व्हेन अमरेंद्र नाथ, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडरटुक एक्सकवेशन एट द साइट ऑफ 1997, 5000 ईयर ओल्ड साइट दैट शोकेस कंटिन्यूटी फ्रॉम द हरप्पन एज द प्रेजेंट टाइम। द विलेज जो है अभी तक माना जाता है 100 ऑफ ईयर ओल्ड है, और जिसकी लोकेशन है वो सरस्वती रिवर प्लेन के अंडर, लेकिन ये घघरा नदी के जो है बसा हुआ है। राखीगढ़ी साइट है वन ऑफ द 5 आइकनिक साइट है। बाकी आप यहाँ पे देख लेना, ये न्यूज़ में भी हुआ करता था। डीएनए सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द 2 स्केलेटन अनअर्थ एट राखीगढ़ी हैव बीन सेंट फॉर द साइंटिफिक एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट इज डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल एक लेक है श्रीनगर के अंदर, क्या स्टेटमेंट सही है? द समर कैपिटल जम्मू कश्मीर, द लेक इज लोकेटेड इन द भद्रवाह वैली, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। डल लेक की बात करते हैं, ये ज्वेल माना जाता है कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल भी इसको नाम से जाना जाता है। ये समर कैपिटल जम्मू कश्मीर की, एंड ये कमर्शियल ऑपरेशन फिशिंग या वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे की जाती है, और ये जो है जबरन माउंटेन वैली के अंदर लोकेटेड है, राइट। और यहाँ पे जो फुट हिल है जो डल लेक के आसपास, शंकराचार्य हिल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे शंकराचार्य के द्वारा स्टडी भी की गई थी। द लेक हैज़ अ 4 मेन इंटरकनेक्टेड बेसिन, नेमली हजरबतल, बोधडल, गबरीबाल, नागिन। द फ्लोटिंग गार्डन हेयर नोन एज द राड इन कश्मीरी ब्लूजम विद द लोटस फ्लावर इन द जुलाई एंड अगस्त। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हैज बीन इंस्क्रिप्शन दैट हैज रन थ्रू द टेंपल प्लिंथ। वन इंस्क्रिप्शन रीड्स द किंग ऑन द 271st डे ऑफ द 26th ईयर ऑफ द रेन प्रेजेंट अ गोल्ड कवर्ड फाइनल टू बी प्लांटेड ऑन द टॉप ऑफ द विमान ऑफ द टेंपल। तो बी यहाँ पे सही है, बृहदेश्वर टेंपल तंजावुर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इंडियाज Great Himalaya National Park Conservation Area consider the following statement. This national park in the western part of the Himalaya mountain in the northern। बाकी आप देख लेना है ना, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ, आप इसको पढ़ के एक बार आंसर देने की कोशिश करना, मैंने इसको पढ़ा रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरिडियो नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये भरतपुर सेंचुरी के अंदर लोकेटेड राजस्थान के अंदर, ये क्या मैन मेड नेशनल पार्क है? थर्ड पूछा जा रहा है यहाँ पे विंटरिंग एरिया के अंदर इंडेंजर साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में, क्या ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा डेसिग्नेट की थी 2017 के अंदर। इट वाज इंक्लूडिंग द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। द पार्क इज मैन्ड आफ्टर द माउंटेन कंचनजंगा विच इज़ द 3rd हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो सी यहाँ पे सही है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज 2017 में नहीं 2016 में इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड है कहाँ पे? स्टेट ऑफ असम के अंदर, बिल्कुल सही बात है। इट इज इवन मैंने अभी आपको बताया भी था किस तरीके से मानस जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर की। कामिंग एंड मानस बताया था ना आपको, ओएस में। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आपको ओएस में। चलो भाई चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो रिवीजन फ्रॉम द क्वेश्चन 10th में के हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, एंड लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन।
इट इज़ अ रबी क्रॉप डेट रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन। ओके, अब ब्राइट सनशाइन यहाँ पे रिक्वायर होती है एट अ टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ द, और इसकी जो एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एंड आपको पता नहीं किस क्रॉप के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीट के बारे में बेसिकली, तो इसी यहाँ पे ऑप्शन सही है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा ये टुंड्रा वगैरह रीजन में भी हो सकती है, राइट। और अगर हम यूएसए की बात करते हैं, ये भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में गिना जाता है, क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको मोस्टली उगाया जाता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर डेट। एनीवे, मार्टिन सन टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये कारकोटा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था एंड इसको जो है मोहम्मद गजनी के द्वारा क्या इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है यस, जो 8th सेंचुरी में मार्टन टेम्पल था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल में गिना जाता है एंड द सिंबल ऑफ द इनवैल्यूएबल एंशिएंट स्पिरिचुअल हेरिटेज का ये पार्ट है। बिल्ट बाय ललितादित्य मुक्तादित्य 8th सेंचुरी AD में इसको बनवाया गया था। मार्टिन सन टेम्पल इज सेड टू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ द कश्मीरी आर्किटेक्चर एंड वन ऑफ द होलीस्ट टेम्पल कश्मीरी पंडित के लिए माना जाता है। ये जो टेम्पल है वो सिकंदर शाह मीरी के द्वारा जो डिस्ट्रॉय किया गया था 14th सेंचुरी में, न कि घुरी के द्वारा। और ये आज के टाइम की अगर हम बात करें, नाउ मार्क्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे पंटनाड वेटलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, देन मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करी जाएगी। पंटानल वेटलैंड के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड, के स्टेटमेंट सही है। इट इज़ फेड थ्रू द अमेजन रिवर एंड ट्रिब्यूटरी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है यस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड जो है पंटानल है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर। एंड अभी न्यूज़ में है क्योंकि एक रिस्क ऑफ कोलैप्स है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर इट। मैं दोबारा से इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। दैट इज़ नथिंग पंटानल। क्या है? पंटानल है, कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका के अंदर है। एंड ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रिस्क ऑफ कोलैप्स की कगार पर खड़ा हुआ है। This is due to a series of local and seemingly minor decisions that fail in account for the accumulative impact on Earth's most biodiverse ecosystem। मतलब ये है कि जो छोटे छोटे हम स्टेप लेते हैं उसी का ही cumulative impact है ये, जो अभी ये कोलैप्स होने के कगार पर है। It is also the world largest flooded grassland also and it is the Pragway river जो है इसको पानी देती है, या fed through the Pragway river। It is designed a national heritage by the Brazilian constitution and a restricted use region whose यू शुड बी इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड, अभी न्यूज़ में हुआ करता था। इसमें होता क्या है कि जो प्रोसेस है, हम मतलब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ का, बट डेट इज़ नॉट पॉसिबल। बेसिकली यहाँ पे अभी पिग में ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। पिग का हार्ट जो है एक ह्यूमन को चढ़ाया गया था, यूएसए की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 2 महीने बाद ही मर गया था वो पर्सन। बट जीनो ट्रांसप्लांटेशन इसी पूरी प्रक्रिया का नाम है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम ग्राफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन और टिश्यू बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इट हैज़ बीन पर्स्यूड बाय मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर डिकेड, बट एक्सपर्ट जो है अभी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या फिर चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है बहुत बार एलियन ऑर्गन को। डेट्स वाई इट इज़ नॉट कंडक्सिव और इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, या फिर ये अभी तक पॉसिबल इस वजह से नहीं हो पाया है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन 2021 इन टर्म ऑफ एरिया वाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो भाई बताइए अभी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश है। और अगर हम अभी की रिपोर्ट की बात करें तो स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज मध्य प्रदेश, और ये उस स्टेट का 25% एरिया है, लेकिन इंडिया के परस्पेक्टिव से लार्जेस्ट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम परसेंटेज के हिसाब से लार्जेस्ट जो है मिजोरम है। एंड सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, तो आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है, राइट, या फिर तेलंगाना भी अब कहा जा सकता है। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। एलिफेंटा केव के बारे में पूछा जा रहा है। एलिफेंटा केव जो है वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, विच फीचर 2 हिलॉक्स सेपरेटेड बाय द नैरो वैली। मतलब यहाँ पे 2 हिल है, जो नैरो वैली यहाँ पे प्रेजेंट है उससे ये सेपरेट होता है। क्या स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। द स्क्रिप्चर ऑफ द हिंदू डाइटी एट एलिफेंट आर मेड इन द पल्लवा स्टाइल ऑफ द साउथ इंडिया। मतलब जो एलिफेंटा के अंदर जो मूर्ति बनाई गई है, या फिर हिंदू डाइटी की जो मूर्ति बनाई गई है, वो पल्लवा स्टाइल में बनाई गई है, साउथ इंडिया का जो पल्लवा स्टाइल है। नंबर 3 देखते हैं। द एलिफेंटा द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिफेंटा आल्सो नोन एज द वेरूल वर डन अंडर द पैटर्न ऑफ द किंग एंड वेल्थी मर्चेंट एंड ट्रेडर। तो जो वरुल है, क्या एलिफेंटा केव का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर माना जाता है। देखो वरुल के बारे में शायद मैंने आपको बताया भी हुआ है, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि एलोरा का एक इम्पोर्टेंट फीचर है।
राइट, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है तो वो शायद मुझे याद भी है। तो एलोरा का इंपॉर्टेंट वरुल फीचर है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता है। अगर थर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो वैसे भी आपका आंसर निकला है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है, एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, और ये जो 2 हिलोक है उससे सेपरेटेड होता है, बीच में एक छोटी सी वैली आ जाती है, ये फिर नैरो वैली आ जाती है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन फतेहपुर सीकरी के बारे में, द सिटी ऑफ विक्ट्री। Its construction was commissioned by the Mughal Emperor Akbar. It was capital of the Mughal Emperor for the more than 50 years. It served as the imperial capital before it was shifted to Lahore. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ का अगस्ता मलाई एलिफेंटा रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट। इट इज़ लोकेटेड इन कानी ट्राइब ऑफ द तमिलनाडु एंड केरला। इट कंपोज द नैयार पेपारा शनमंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बिल्कुल सही है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ये कल परसों मैंने पढ़ाया भी था कि जो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये किस किस के बॉर्डर के ऊपर है, कौन सी ट्राइब यहाँ पे रहती है, एंड लोकेटेड, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की जाती है। ये जो है सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट के ऊपर लोकेटेड है। ये जो है कानी ट्राइब का होम है, एंड बोथ तमिलनाडु एंड केरला। ये कंपोज नैनार पेपारा शनमंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आती है, तो डी यहाँ पे ऑप्शन सही है, बाकी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अचम कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट स्प्रेड थ्रू द 2 स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, तो शायद ये बिल्कुल सही बात है। एंड मैकाल जो हिल रेंजेस है वो विंध्या एंड सतपुरा लाई इसी के अंदर लाई करते हैं। इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में घोषित किया गया था, तो ये भी सही है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व मेनली इनहेबिटेड बाय द ट्राइब सच एज द इरंगा खरिया हो मुंडा एंड मकिंद्रा। मतलब ये ट्राइब कहाँ पे रहती है, सिंपली बाल बायोस्फीयर रिजर्व ये है कहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर में है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है रिवीजन सब्जेक्ट क्वेश्चन 11 मई 2022 के हम डिस्कस नहीं अभी करेंगे, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट की जाएगी। एनीवे बाय दिस एंडिंग द सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।